द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच पर आपका स्वागत है। इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का सम्मान करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ। तो आइए जानते हैं, सफल होने के लिए हमें प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। आइए हम भी योजनाबद्ध तरीके से अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं और अपने भविष्य में सफल होने का एक प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन की चर्चा की थी। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हम और जैव विकास के संबंध में कुछ और बातों को जानते हैं। जैव विकास के क्रम में जब भी किसी नई प्रजाति का जन्म होता है तो यह आवश्यक नहीं होता है कि वह अपनी मूल प्रजाति से उन्नत किस्म की ही हो। फिर ऐसा भी नहीं होता है कि नई प्रजाति के उत्पत्ति के बाद मूल प्रजाति नष्ट हो जाती है। जब नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है तो मूल प्रजाति भी जीवित रहती है। जैव विकास का अर्थ है विभिन्नताओं की उत्पत्ति और प्रकृति के द्वारा उनका चयनित किया जाना। जब किसी मूल प्रजाति से नई प्रजाति का उद्भवन होता है उस समय प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक विचलन मिलकर मूल प्रजाति से एक नए उप प्रजाति का निर्माण करते हैं। ये नई उप प्रजाति मूल प्रजाति के जीवों से लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान पैदा करती हैं, वे संतान जनन क्षमता में अक्षम होते हैं, उनमें जनन क्षमता नहीं होती है, वे संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हैं। जैसे चिंपैंजी और मनुष्य दोनों के पूर्वज एक ही होते हैं, परंतु इनमें इतनी विभिन्नताएं होती हैं कि ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः जैव विकास में जो नई प्रजातियों का जन्म होता है वे मूल प्रजाति से उन्नत किस्म के या जटिल किस्म के हो सकते हैं, परंतु इनकी जटिलता इनकी जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होती है। जो इनकी उत्तरजीविता है वह इनकी जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। जैसे बैक्टीरिया को सबसे प्राचीन और सरल जीव माना जाता है। बैक्टीरिया से विभिन्न प्रकार के जटिल जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है, किंतु बैक्टीरिया अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण आज भी जीवित हैं। ये ठंडे जगहों पर भी जीवित रह सकते हैं, उसके लिए भी अनुकूलित हैं, और अधिक ताप वाले स्थानों पर भी ये खुद को अनुकूलित कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। जीवों की पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में हुए परिवर्तनों के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। डीएनए में परिवर्तन डीएनए में उपस्थित प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जीवों की पूर्वजों की जो खोज की जाती है उसे आणविक जाति वृंत या मोलिक्यूलर फाइलोजेनी कहा जाता है। डीएनए का निर्माण नाइट्रोजिनस बेसेस के द्वारा होता है। ये बेसेस हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये एक विशेष सीक्वेंस में डीएनए में सजे हुए होते हैं। इनके सीक्वेंस में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का या म्यूटेशन का कारण होता है।
इन क्षारों के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है वह डीएनए के डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, डिलीशन, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन के कारण हो सकता है। डीएनए में जो उत्परिवर्तन होता है उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने के अध्ययन से हम इन प्रजातियों के नज़दीक होने या दूर होने का पता लगा सकते हैं कि एक प्रजाति दूसरे प्रजाति से कितनी नज़दीक है या कितनी अलग है। जब हम किसी जीव के पूर्वजों की खोज के लिए जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उस जीवाश्म से डीएनए प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। किसी जीवित जीव के डीएनए के अध्ययन के लिए उस जीव के रक्त की एक बूंद या उसके बाल का अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें पहले उस डीएनए में उपस्थित जो क्षार होते हैं उनके अनुक्रम को ज्ञात किया जाता है। फिर उसका तुलनात्मक अध्ययन उस प्रजाति के डीएनए के क्षारों के अनुक्रम से किया जाता है। इस तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि उस प्रजाति के डीएनए में कब, कैसे और कितना परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार किसी विशेष प्रजाति के उत्पत्ति तथा विकास का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।